Last time we started till year, we completed till year. We did the defining properties. So there are three defining properties we can say. First is consciousness, then is metabolism, and then the third property is uh, ability of responsiveness, or you can say cellular organization. Okay, so these are three main defining properties of a living organism. ये तीनों प्रॉपर्टी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी और ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच यू नीड टू रिमेंबर. कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. कॉन्शियसनेस के बहुत सारे टर्म्स है. इट कैन ऑल्सो बी सेड एज रिस्पॉन्सिवनेस, ओके, और रिएक्टिंग टू द एनवायरमेंट, रिएक्टिंग टू द इमीडिएट एनवायरमेंट, ये सारे टर्म्स है कॉन्शियसनेस के ही. ऑल्सो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि ह्यूमंस आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ कॉन्शियस, और कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं है. ओके, एंड देन वी स्टार्टेड विद डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में हमने एक एग्जांपल किया था, वो स्वीट शॉप वाला, वेयर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स, और कितने सारे अलग अलग टाइप के स्वीट्स है वहां पर. विल जस्ट गो थ्रू इट वॉट एवर इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, एंड देन विल मूव टू द पीपीटी अगेन. Okay, one more thing I would like you guys to know that make sure as and when the chapter is over, or as and when the topics are over, you will have to make your own notes. Okay, for reference, we will provide you how the notes are to be made. Basically, you have to make 2 books right now. Okay, why 2 books? Because even if you make 1 book और आप बीच में partition करते हो, don't worry, बाय द एंड ऑफ 11th ग्रेड आपके कम से कम 3 या 4 नोटबुक भर जाएंगे नोट्स के. और ये जो नोट्स होंगे दे विल बी योर मास्टर कॉपी. ठीक है, मतलब इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगती है हर चैप्टर वाइज, ये आपको हैंड रिटन खुद के हाथों से नोट्स बनाने हैं. ओके, सो मेकिंग दिस हैज 2 important benefits. Firstly, because you have to make it, you will have to read the chapter again. आपको डिसाइड करना है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है आप लिखोगे, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है आप नहीं लिखोगे. It should be very short, it should be crisp. मतलब it should not contains many sentences, पैराग्राफ नहीं चाहिए. मैं मार्किंग दूंगा और आप लिख के आओगे, वो नहीं है. आपको खुद से नोट्स बनाने हैं. तो अगर आपको लिखना है सपोज एग्जांपल फर्स्ट पार्ट के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या है, तो फ्लो चार्ट सा बना लो. ओके, लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या है, व्हाई इज मेटाबॉलिज्म अ डिफाइनिंग फैक्टर. ओके, so everything you can write it in just 2 or 3 pages. Okay, maximum 3 pages is what I think is enough till whatever we have done till now. जितना भी डेटा होगा, जितने भी एग्जांपल्स होंगे, वो आपको लिखना है. ओके, अपने खुद के हाथों से. एंड as and when the chapter is completed, you will send us the notes whatever you have written. Okay, and then we'll tell you कि क्या कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज और आप लिख सकते हो, कौन सी चीज आप डिलीट कर सकते हो. ओके, रेफरेंस के लिए हम आपको देंगे नोट्स किस तरह से लिखना है, बट प्लीज सेम एज इट इज कॉपी मत करना. ओके, वी वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो. एंड बाय द टाइम यू आर मेकिंग नोट्स, ट्रस्ट मी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. वो ऐसे काटो घोलो लगा लो टाइप्स नहीं है कि आपको रेडीमेड मिल गया, आपने देख लिया कॉपी करके लिख दिया, वैसा मत करना. टेक द टेक्स्ट बुक, आप रीड करो साइड बाय साइड, आप देखो कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐड करो, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जाने दो. ओके, एक बुक में फिलहाल आप डाइवर्सिटी लिखना स्टार्ट करोगे, दूसरे बुक में आप ह्यूमन न्यूट्रिशन जो भी चल रहा है प्रियंका मैम का, वो लिखना स्टार्ट करोगे. आप एक ही बुक में बना सकते हो, बट द पॉइंट इज जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वो चैप्टर मिक्स नहीं हो जाए. ओके, एंड डोंट वरी, वो 2 क्या और 2 बुक भी भरने वाले हैं तुम्हारे 11th के लिए सिर्फ. एंड 11th में द नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मोर, तो 11th के नोट्स थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे. 12th में बहुत सारे नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे. सेकेंडली, देर आर सर्टेन चैप्टर्स जिसके नोट्स मैं आपको या प्रियंका मैम आपको खुद लिखवाएगी ड्यूरिंग द क्लास कि ये है, एज इट इज लिखते जाओ, एज इट इज लिखते जाओ. ओके, सो this is the practice which I want you guys to do. Okay, I think so by the end of this week both the chapters will be done, so make sure you are writing your notes accordingly. Okay, तो everyday जो जो हमने पढ़ा है अब तक वो आप थोड़ा थोड़ा लिख लो. जो आप क्लास में स्क्रीनशॉट लेके लिख रहे हो वो अलग है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नॉट द नोट्स. नोट्स वो है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले शायद पढ़ोगे. इफ टुमारो इज योर एग्जाम एंड यू हैव 4 चैप्टर्स टू स्टडी, राइट, तब यू वोंट स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक. वो टाइम पर आपको नोट्स काम आएंगे. एंड ट्रस्ट मी, नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके,
बीट एनी स्टूडेंट, अगर आप किसी को पूछोगे, कोई भी एक स्टूडेंट को, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा उनके हाथ से लिखे हुए नोट्स. एंड आई वांट यू गाइस टू डू द सेम. ओके, ट्रस्ट मी, दे विल बी ट्रेजर टू यू. ओके, टिल नाउ जो मैंने अपने टाइम पे 12th में नोट्स लिखे थे, दैट आई एम स्टिल यूजिंग इट राइट नाउ. ओके, मे बी बच्चों को पढ़ाने के लिए या स्टूडेंट्स को रेफरेंस देने के लिए आई स्टिल यूज इट. Okay, my students know it. Varsha might be knowing it. I always have a book where I have written everything from my own hand, and trust me, that is very Yes, sir. important. Okay, so please book बना लो और notes लिखना start करो. Okay, because जब तक ये notes नहीं होगा तब तक आपका टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं होगा. And as I told you, this is not your school level कि you know no कि पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, एमसीक्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन आंसर्स भी डिफिकल्ट होंगे, एमसीक्यूज और भी ट्रिकी होंगे, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से खुद से नोट्स बनाओगे. कुछ भी डिफिकल्टी होता है, यू कैन कम टू अस. ओके, आई हैव नोट्स, आई विल गिव इट टू यू, आई हैव नो इश्यूज, बट आई वांट यू गाइस टू मेक इट एंड लर्न हाउ टू मेक नोट्स. एंड देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिसका मैं खुद आपको दूंगा, लिख के बोर्ड पे लिख के मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, या बोर्ड पे हम लिख के हम साथ में लिखेंगे, डोंट वरी. बट I want you guys to learn how to make notes. Is this clear? Yes, sir. Sure. I hope you guys will be making notes and submitting us before you give your test, right? Chalo, we'll start. So let's see what is diversity. If you look around us, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase that area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see much greater number of kinds of living organisms in. सीधी सी बात है, अगर आप आपके घर पे हो तो आपको कम ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, आपके गार्डन में जाओगे तो उससे ज्यादा मिलेंगे, अगर आपको डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो वहां पर और नंबर ऑफ डाइवर्सिटी मिलेगी या और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. द बेसिक पॉइंट इज, इफ यू इंक्रीज द एरिया, द नंबर ऑफ स्पीशीज विल इंक्रीज. ठीक है, यही चीज के ऊपर एक 12th में एक चैप्टर है जिसमें एक ग्राफ है, वेर यू रियलाइज द रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द स्पीशीज डाइवर्सिटी. वहां पर ये थोड़ा सा चेंज होगा कि हमेशा नॉट नेसेसरी एज एंड व्हेन यू इंक्रीज द एरिया स्पीशीज का डाइवर्सिटी भी बढ़ेगा. ओके, यहाँ पर व्हाट वी नीड टू लर्न इज, एज एंड व्हेन यू इंक्रीज द एरिया, नंबर ऑफ स्पीशीज विल इंक्रीज. कूल, सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं मेरे घर के नीचे, so I will find maybe 10 or 11 types of animals, right? But if I go to a jungle, I will find minimum 10 to 12 types of plants. Okay, रेस्ट ऑफ उसके ऊपर रहने वाले इंसेक्ट्स अलग होंगे, रेप्टाइल्स अलग होंगे, बर्ड्स अलग होंगे. तो जैसे मेरा ज्योग्राफी बदलेगा वैसे मेरे नंबर ऑफ स्पीशीज बदलेंगे. So the number of species that are known and described range is 1.7 to 1.8 million. प्लीज अंडरलाइन इट और ये लिख दो कि ये IUCN ने दिया है. IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, वो एन सिर्फ नेचर का एन नहीं है, प्लीज याद रखो इसको, ये गलत मत करके आना. ओके, ये एवरी 1 या 2 साल में नीट में उन लोग विदाउट फेल पूछते हैं, IUCN स्टैंड्स फॉर डैश. ओके, उसमें लिखा होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. जहां पर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएगा वो आपको टिक करना है. प्लीज नेचर पे टिक मत करना. मैं जब स्टूडेंट था मैंने अपने नेगेटिव मार्क्स उसमें गवाए हैं, तो आप प्लीज मत उसको लूज करना. कूल, चलो. सर एक बार उसका फुल फॉर्म बताओ ना वापस से. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर भी है, यूज किया था हमने. जस्ट अ सेकेंड. या सी, nature and natural resources. Okay, sir. Cool. Chalo. This refers to biodiversity or the number of types of organism present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Very important. See, as and when you learn ना, तो आपको पता चलता है कि ये
ये चैप्टर ना बहुत कनेक्टेड है, तो जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो द सेम थिंग यू लर्न फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में भी हम यही पढ़ते हैं कि एक जगह पर बहुत टाइम से अगर एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, सो दे विल इवॉल्व और कोई नया स्पीशीज डेवलप होगा। ओके, and I'll show you today some beautiful example of species, okay, what are discovered in India, in Maharashtra, and we don't even know about it because ये सब चीजें वायरल नहीं होती है। ओके, अगर कोई अच्छा सा मिक्स कर दिया किसने गाना, फॉरेनर लोगों को हिंदी गानों पे नचा दिया तो वो वायरल हो जाएगा, बट ये डिस्कवरीज वायरल नहीं होगी। ओके, अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग, ओके, स्पेसिफिकली जो हमारे आसपास का है, like in Maharashtra, in the past, I can say 13-14 months, there have been more than 25 species of amphibians which are discovered. Imagine करो 25 species of amphibians जो आज तक पता ही नहीं था, वो पिछले 1 year में 13 months में discover हुआ है। And it is very very important कि ये ऐसे continuously चलता रहे। See, identifying, finding something, it is totally new, different thing that we'll learn further. But it is very important that we always keep on adding new and new organisms to our study. तो ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन है ना, ये एक नंबर है जो IUCN ने दिया है, मगर ये एक्चुअल नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर इससे बहुत ज्यादा होगा। As stated earlier, there are millions and plants of animals in the world. We know that plants and animals in our own area by the local names. These local names will vary from place to place, even within a country. Probably you will recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer them to organisms we are talking about. चलो ये बहुत मस्त है। Local names हर एक चीज का अलग अलग होता है, right? Okay, for example, let me take a common vegetable, potato. Okay, potato को आपके मदर टंग में क्या बोलते हैं? अभी गुजराती में तो potato को बटाका बोलते हैं। ओके, वर्षा क्या बोलते हैं आपके नेटिव लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं पोटैटो को? सर मैं घर पे हिंदी में बात करती हूँ, मुझे ज्यादातर नहीं पता, पूछ के बताना पड़ेगा वही तो। ओके ओके ओके, बट चलो ठीक है। वंश, व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर नेटिव लैंग्वेज, इन योर मदर टंग? आलू ही बोलते हैं। आलू बोलते हैं। ओके, रिया? आलू? आलू आलू, पोटैटो। सौम्या, व्हाट इज पोटैटो कॉल्ड? आलू itself. आलू, आलू। ओके ओके, सो देवांशी, what is potato? बटेटा, बटेका। ओके, सो देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर आलू इटसेल्फ, राइट? अभी मैं आपको नॉर्मल कॉमन नेम्स बताता हूँ पोटैटो का जो नॉर्मली यूज किया जाएगा। आलू, ठीक है, बटेटा, ठीक है, बटाटा मराठी में, बटाटा वड़ा, बटाटा, ठीक है, बटेका इन गुजराती। देन ये तो कॉमन लैंग्वेज है जो मुझे पता है। देयर आर मेनी डिफरेंट, जितने स्टेट्स है उतनी लैंग्वेजेस है इंडिया में। तो इमेजिन करो सिर्फ एक आलू की अगर मोर देन 20-28 नेम्स हो सकते हैं, कितना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मुझे कोई चीज रिफर करनी है तो। ओके, एंड नॉट जस्ट आलू, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर वेरी लोकल। जैसे इफ यू गो इन उड़ीसा, बंगाल, वहां पर वो पूरी नहीं बोलते, वहां पर वो लुच्ची कहते हैं, लुच्ची। सो यहाँ पर जो पूरी है वहां पर वो लुच्ची है। अगर यही लुच्ची को मैं अगर वेस्ट में बोलूँ तो वेस्ट में इट इज अ स्लैंग, वो थोड़ा गाली की तरह हो जाता है लुच्ची, ठीक है, लुच्चा लफंगा टाइप हो जाता है वो। द पॉइंट इज एक जगह पर वही वर्ड का कुछ और मतलब है, दूसरी जगह पर वही वर्ड का कुछ और मतलब है। इससे कितना वैरायटी है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ओके, सिंपल सी बात है, अपना पानी पूरी ही ले लो, पानी पूरी के ही कितने नाम है ना, पानी पूरी, गोलगप्पा, पुचके, ठीक है, और क्या है, और क्या नाम है, गुपचुप, ओके, वाटर बॉल्स, कितने सारे नाम है सिर्फ एक डिश के। इमेजिन करो कितने सारे ऑर्गेनिज्म है ये, 1.7 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, उन सबका अगर लोकल नेम पढ़ने गया तो देवी प्रसाद का पोती क्या, उसके पोती का पोती भी बड़ा हो जाएगा। द पॉइंट इज हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक यूनिफॉर्मनेस चाहिए कि हम सारे ऑर्गेनिज्म का नाम दे सके, राइट? और उसके लिए एक तरीका है हाउ वी नेम इट, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, द वर्ड बाइनोमियल मीन्स बाई माने दो, नोमियल यानी नेमिंग। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर एज इन दो नाम रखने वाला क्लासिफिकेशन या दो नाम रखने वाला तरीका। नोमेनक्लेचर इज द आर्ट ऑफ गिविंग नेम। ओके, और ये आर्ट ऑफ गिविंग नेम मेरे, तुम्हारे, हम सबके पास है, राइट?
स्कूल में आप सब ने किसी ना किसी को नाम दिया होगा, है ना? कोई ज्यादा स्मार्ट होगा तो उसको गूगल बोल देते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बोल देते हैं, ठीक है। कोई थोड़ा स्लो होता है तो उसको ट्यूबलाइट बोल देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक और वो कैरेक्टरिस्टिक का कौन सा ऑब्जेक्ट है, हम उसको वो नाम दे देते हैं। ओके, एंड गिविंग नेम इज वेरी इनहेरेंट टू अस, हम हर चीज को नाम दे देते हैं। आप सबने कभी स्टॉप एंड पार्टी खेला है? स्टॉप एंड पार्टी, चोर पुलिस खेला है कभी? हाँ। खेला है, सबने खेला है। Does everybody know what game I am talking about? It is basically hide and seek, मगर वो जो डाइनर है उसको जगह पे आके नहीं मारना है। सपोज हम सब खेल रहे हैं, मेरे ऊपर डाइन है और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, तो मैं वर्षा स्टॉप, वन स्टॉप, सौम्या स्टॉप, रिया स्टॉप ऐसे करके आउट करूंगा, ठीक है। आपको मुझे सीख करना है तो आपको ऐसे थप्पा नहीं मारना है, मुझे पार्टी करना है। अब आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज फॉर पार्टी, बट इमेजिन करो स्टॉप एंड पार्टी खेल रहे हैं और आपके साथ कोई नया बच्चा आता है, आपको उसका नाम नहीं मालूम, तो वो जो भी पहना है उसका नाम दे देंगे। चल रेड कलर का पहना तो तेरा नाम रेड, या ब्राउन कलर का पहना तो तेरा नाम ब्राउन, ठीक है। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर वी गिव अ नेम। ओके, एंड बचपन के नेम बहुत टाइम तक चलते हैं, राइट। आई स्टिल हैव अ फ्रेंड जिसका नाम हमने बचपन में लॉलीपॉप रखा था, मुझे आज उसका असली नाम मालूम पड़ा, उसका नाम टॉफिक है, बट हम सब उसको लॉलीपॉप ही बुलाते थे बिकॉज वो लॉलीपॉप खाता था। ओके, डिपेंडिंग अपॉन एक कैरेक्टर हमने उसका नाम दे दिया। सिमिलरली हम जब ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, हम एक चीजों को कैरेक्टर देते हैं एंड वो कैरेक्टर से रिलेटेड हम नाम देते हैं, राइट। बट उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, राइट, नॉट बिकॉज वो एनिमल ऐसे कलर का दिखता है तो उसको ये नाम दे दिया। ओके, इट इज नॉट नेमिंग द कलर्स, कलर्स को हम ऐसे नाम देते हैं, पैरट ग्रीन, ओके, स्काई ब्लू, हम ऐसे नाम नहीं देख सकते इनको, हमको इनके पास कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से हमें उनको प्रॉपर नेम देना पड़ेगा, एंड दैट आर्ट of giving name is called nomenclature. Clear? Let's see. Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो हमें एक प्रॉपर नेम देना है, ऐसा नाम देना है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द आर्ट ऑफ गिविंग नेम, नाम देने की कला को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ओके, obviously nomenclature or naming is only possible when we have organisms attached to it. सीधी सी बात है, अगर मुझे कोई चीज को नाम देना होगा, I will have to identify the organism first, right? मुझे पहले वो ऑर्गेनिज्म को पहचानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या कर रहा है, ओके, उसका फीचर क्या है। It is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism is named attached to. This is called identification. जैसे वो मेरा फ्रेंड जो लॉलीपॉप खा रहा था, स्टॉप एंड पार्टी खेलते समय तो हमने उसका नाम लॉलीपॉप रख दिया, उस तरह से वो पर्टिकुलर एनिमल का एक कैरेक्टर होगा जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, जो उसके लिए यूनिक होगा। ओके, उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका नाम रख दूंगा। जैसे पटेटो की जो हमने बात की ना, पटेटो का साइंटिफिक नेम पता है किसी को? एनीबडी? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर पटेटो? यस, Varsha, would you like to try scientific name for potato? सॉरी मैं भूल गई, याद था मेरे को। Riya? Anyone? Devanshi, one, Soumya. What is the scientific name for potato? चलो मैंने फर्स्ट वर्ड तो बता दिया। Sir, something like Solanum. Yes, Solanum tubersum. Solanum tubersum, कितना बढ़िया नाम है ना। और हम इसको आलू, बटेटा, पटेटो, बटेका बोल बोल के उसको बेचारे को बदनाम कर दिया। कितना मस्त नाम है, सोलानम ट्यूबरसम। एक और चीज का नाम बताता हूँ, अभी आप गेस करो ये क्या नाम है, ठीक है, ये किसका नाम होगा? क्या है ये? इपोमिया बटाटस किसका नाम होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज इपोमिया बटाटस? Sweet potato. स्वीट पोटैटो, यस, इपोमिया बटाटस इज स्वीट पोटैटो। चलो एक और भारी भरकम नाम लेते हैं हम, ठीक है। ये किसका नाम होगा? राना टिग्रीना।
टाइगर शायद तक। टाइगर, ओके, एनीबडी एल्स? टाइगर नहीं है बाय द वे, ये कुछ और है ये एकदम। लेपर्ड मतलब वही कुछ तो था, वो याद नहीं आ सोचो रहा। सोचो सोचो सोचो। एनी गेसेस? वंश, सौम्या, रिया, राणा टिग्रीना, क्या हो सकता है? Some insect. Okay, let me give you a hint. This is an animal which eats insect. Snakes or Frog. frog? It is frog. The common frog, the common tree frog is called Rana tigrina. क्या भारी भरकम नाम है ना? चलो, let me give you one more name. Now this sounds like a Italian dish or maybe a pizza topping. Let's see what this is. Yeah, what is Planeta americana? कौन सा एनिमल होगा ये? Anyone, any guess? Wild guess. Planeta americana is cockroach. देख के पता था क्या एक कॉकरोच रेंगने वाला, इसका नाम इतना मस्त रखा है? वन मोर स्पीशीज ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज ब्लैटा ओरिएंटालिस. Very fancy name cockroaches have scientifically. Okay. Okay, now this I think so you might guess. Margosa indica. क्या है Margosa indica? Anyone? मैंगो। No. No, no, no. सोचो नहीं, सोचो. वो मैंगो फरा था, सॉरी। वो मैंजीफेरा इंडिका है. हाँ। मार्गो, मार्गो से कुछ याद करो. मार्गो, मोगरा नहीं है प्लीज. मार्गो, मार्गो नाम का कुछ प्रोडक्ट आता है? तो हुआ पता एक सोप था एक पहले। सोप था? नहीं, अरे था क्या है ये? अभी बंद नहीं हो गया? है। है. कौन सा क्या सोप था? वो सोप में क्या था? नीम. आंसर इज नीम. नीम को हम कहते हैं मार्गोसा इंडिका. ओके. द वर्ड इंडिका मीन्स कि वो इंडिया का वैरायटी है. इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं. डोंट वरी, जितने भी नेम्स यहाँ पर है ना, ये सब आपको आएंगे. ठीक है, आने वाले 2 साल में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, यू विल गेट दिस नेम्स. ओके, एंड देयर आर सम नेम्स यू नीड टू रिमेंबर. ओके, लेट मी गिव यू लास्ट वन. ये मेरा फेवरेट है. ठीक है, कोबरा। बोलो ये क्या है? वर्षा कोबरा बोला. ओके, यू आर राइट बट नॉट कंप्लीटली राइट. इसका नाम है नाजा नाजा. व्हाट इज दिस नाजा नाजा? नाजा नाजा इज किंग कोबरा. ओके, अब आप बोलेंगे कोबरा और किंग कोबरा में क्या फर्क है सर? है ना, उतना ही फर्क है जितना जीब्रा और गधे में है. ओके, कोबराज आर कॉल्ड द किंग ऑफ स्नेक्स एंड किंग कोबरा इज कॉल्ड द किंग ऑफ कोबराज. उसको किंग कोबरा इसलिए कहा जाता है बिकॉज कोबरा जो है वो बाकी सारे स्नेक्स को खाते हैं और किंग कोबराज कोबराज को खाता है. तो कोबराज के भी बहुत सारे वैरायटी है. ठीक है, इट इज लाइक देवों के देव महादेव. ठीक है, बर्गरों का बर्गर महाबर्गर. ओके, महाराजा मैक टाइप. तो ये राजाओं का राजा, दैट इज नाजा नाजा. द वर्ड नाजा कम्स फ्रॉम नाग विच इज ऑल्सो फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. तो ये जो साइंटिफिक नेम है, सिर्फ हम लैटिन और ग्रीक का नहीं लेते हैं, हम इंडियन ओरिजिन से भी नाम ले सकते हैं. क्लियर? आगे बढ़े. एनी डाउट्स? एनीथिंग एल्स? और एक दो एग्जांपल चाहिए और गेस करोगे? चलो एक लास्ट. ये अगर बता दोगे तो, अगर राइट गेस किया तो आपको चॉकलेट मिलेगा जब भी हम मिलेंगे तभी, श्योर. मस्कुलस. मस्कमेलन। नहीं, एनिमल है ये. दिस इज एनिमल एंड इट्स अ मैमल. नाम ही देखो ना, कितना क्यूट सा नाम है. माउस. व्हाइट Yeah. माउस इज द आंसर. वंश, यू गेट one chocolate from me. Which is your favorite chocolate? डेयरी मिल्क सर. डेयरी मिल्क कौन सा वाला? कोई भी? सिर्फ वो ब्लू और रेड वाला नहीं. ब्लू, वो ये रेड वेलवेट वाला ना? यस, नॉट दैट वन.
अरे थैंक यू, सेम ईयर. I don't know why it is hyped so much. Chalo, some other day we will have discussion about why red velvet is a horse. Chalo, we'll continue here. तो ये कुछ names है, scientific name. You can see there are two names और सबको लिखने का तरीका है. If you have seen very closely, I have just written the first letter capital और इसका first letter small है. टेक्निकली ये सारा नेम गलत है, सब इटैलिक्स में होना चाहिए. उसका एक रूल है लिखने का, वो हम आगे देखेंगे क्या रूल है. In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to all biologists over the world. For plants, the scientific names are based on agreed principles. Agreed principles and criteria, which are provided by International Code for Botanical Nomenclature. यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करो. एक सेकेंड. हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यानी प्लांट से रिलेटेड होगा. देन एनिमल के लिए क्या होगा? यू मे आस्क व्हाट आर एनिमल्स, हाउ आर दे नेम फॉर. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने निकाला है इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN. प्लीज याद रखो, IC आएगा, IZCN नहीं आएगा. इंटरनेशनल ज़ूलॉजिकल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर नहीं है. इट इज इंटरनेशनल कोड. कोड है, काउंसिल नहीं है. अगर एमसीक्यू में आता है काउंसिल तो उधर डाइव मत मारना कि अरे हाँ इंटरनेशनल भी सही लग रहा है, काउंसिल भी सही लग रहा है. नहीं, इट इज अ कोड. वो एक तरीका है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड. तो वो कोड है, वो कोई काउंसिल नहीं है. द स्ट्रेंथ, द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. और ये सबका एक ही नाम होना चाहिए. तो अगर मैं साइंटिफिक कम्युनिटी का बात करूं, if I say Solanum tubersum here to any person who is scientifically literate, जिसको साइंस के बारे में पता हो, नोमेनक्लेचर के बारे में पता हो, तो उसको पता होगा Solanum tubersum यानी मैं पटेटो, आलू, बटेका की बात कर रहा हूँ. ठीक है. इपोमिया बटाटस कहूंगा तो वो यहाँ के साइंटिस्ट को भी पता चलेगा कि इट इज स्वीट पटेटो. स्पेन में रहने वाले या यूरोप के कोई भी हिस्से में, यूके के कोई भी हिस्से में रहने वाले साइंटिस्ट को भी पता होगा कि इपोमिया बटाटस यानी स्वीट पटेटो है. इट इज फिक्स्ड. ओके. मस्कुलस, यहाँ पर भी सफेद चूहा, यहाँ पर भी व्हाइट माइस. एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो व्हाइट माइस ओनली. सो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. ओके. लोकल नेम जैसा हर जगह पर अलग अलग नहीं होना चाहिए. सीधी सी बात है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ही चलेगा. अगर तुम्हारे सब्जी वालों को कहोगे भैया मुझे 1 kg सोलानम ट्यूबरसन देना, ठीक है, तो वो बोलेगा बहन जी गाली काहे दे रहे हो, ठीक है, लेना है तो ऐसे ही ले लो. ठीक है. तो यहाँ पर आपको आलू ही बोलना पड़ेगा. लोकली सोलानम ट्यूबरसम नहीं चलेगा. फिर कल को जाके तुम मार्केट में आओगे, बोलोगे अरे हाँ सर ने तो बोला था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो ये मेरा मार्केट भी तो यूनिवर्स में आता है. नहीं, लोकली लोकल नेम्स ही चलेंगे. ओके. यहाँ पर राणा टिग्री ना बोलोगे, सब लोग टाइगर समझ के भाग जाएंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. प्लस जो नाम दिया है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं होना चाहिए. जैसे प्लेरी प्लेनेटा अमेरिकाना सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच के लिए है, और एक पर्टिकुलर टाइप का कॉकरोच, एक बड़ा सा ब्राउन कलर का जो नॉर्मल कॉकरोच आता है दैट इज पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना. दूसरा आता है छोटा सा लाइट ब्राउन कलर का कॉकरोच जिसके ऊपर व्हाइट कलर के ऐसे लाइंस होते हैं, दैट इज ब्लाटा ओरिएंटालिस. व्हाइट माइस इज मस्कुलस. जो ब्लैक कलर का रैट है जो हमको दिखता है वो कूड़े कचरे में, दैट इज रेटस रेटस. उसका नाम अलग है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीशीज का नाम अलग अलग होगा. ह्यूमंस का नेम होमोसेपियंस है. ओके. तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम होगा और वो फिक्स्ड होगा, वो नाम कहीं और यूज नहीं होगा. क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. Yes. So Okay. Then okay, I'm clearing this out. Okay. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. The generic name, तो जो पहला वाला था जैसे सोलानम generic name हो गया, ट्यूबरसम specific name हो गया या specific epithet हो गया. Okay. It is called specific name or specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature कहा जाता है. First name is called generic name or genus.
second name is called specific epithet or species. Okay, and the system was given by कार्लोस लीनियस. किसने दिया था? कार्लोस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और वही हम आज तक फॉलो करते हैं, 2 नेम्स वाला सिस्टम. is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a 2-word format was found convenient. Let us take the example of mango and understand the way of it. Okay, इससे मैंने जानबूझ के मैंगो नहीं लिखा था. I wanted कि आपको हर अलग अलग टाइप का नेम पता चले. इन्होंने मैंगो लिया, इससे मैंने मैंगो यूज नहीं किया था. I used Margosa indica, which is also an Indian variety, जो नीम का नाम है. मैंगो में भी हाफूस का नाम थोड़ा अलग होगा, केसर का अलग होगा, बट उसको फिर हम लोग मैंजीफेरा इंडिका ही बोलेंगे. ऑल्दो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज. सी, जैसे डॉग मैंने कहा, तो डॉग इज सेम, बट डॉग में अलग अलग ब्रीड्स हैं, राइट? उसी तरह से हर एक टाइप के प्लांट के जो अलग अलग वैरायटी होगा उसका अलग अलग नाम नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्पीशीज का नाम होगा. क्लियर? तो मैंजीफेरा इंडिका, हाफूस, ऐसा कुछ नाम नहीं होगा. इट विल बी मैंजीफेरा इंडिका. सारे आम आ जाएंगे उसमें. इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Let us see how a binomial name looks like. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. You can see ये italics में लिखा हुआ है. Italics यानी वो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, उसी को हम binomial name कहते हैं. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules are as follows. बाकी सारे rules देख लेते हैं. जैसे biological names are generally in Latin and written in italics. हमेशा Latin में होगा. ओके, Latin में ही क्यों होता है? बिकॉज Latin लैंग्वेज पुराना हो चुका है, अभी कोई यूज नहीं करता है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने Latin को जिंदा रखा है और उसको इटैलिक्स में लिखना है. इटैलिक्स में लिखना है मतलब उसको टेढ़ा करके लिखना है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो कोई भी हो, जैसे सोलेनम का मतलब होता है कोई भी गोल स्वोलन चीज. ट्यूबरसम यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट ग्रो होगा उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं. तो ट्यूबर को ट्यूबर सम कर दिया, ठीक है. इंडिया को इंडिका कर दिया, मैंगो को मैंजीफेरा कर दिया. तो ये जो करना होता है, एंड में हम कुछ टर्म्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो लैटिनाइज बन जाता है. द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस. पहला वर्ड जीनस है. ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो आपको ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं. एंड वाइल द सेकेंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज का नाम है. तो मैंजीफेरा इज द जीनस and indica is the species. Clear? Both the words in biological name when handwritten are separately underlined. उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है. मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करूंगा, इंडिका को अलग अंडरलाइन करूंगा. आप सब लोग हाथ से ही बुक में लिखने वाले हो, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा डिफरेंटली. अगर मैंने पूरा अंडरलाइन कर लिया, विच मीन्स आई हैव लॉस्ट माय मार्क्स. अगर मैंने अंडरलाइन करना भूल गया तो भी मैंने लूज कर दिया मार्क्स. अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मेरा तो हैंडराइटिंग ही टेढ़ा है, मैं तो लिखता ही पैदाइशी इटैलिक्स में हूँ, तो भी अगर हाथ से लिखा हुआ है बच्चा तो आपको अंडरलाइन ही करना पड़ेगा, वो भी सेपरेटली. मैंजीफेरा इंडिका का एक अंडरलाइन नहीं चलेगा. ओके. और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन. अगर आप प्रिंट कर रहे हो या पीसी पे लिख रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज पे लिख रहे हो, तो वो इटैलिक्स में प्रिंटेड होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये भूल जाते हो आप आगे जाके कहीं पे भी, तो आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इटैलिक्स मेंटेन करके रखें. ओके. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा जीनस का, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा. जैसे मैं लिखूं अगर होमोसेपियन, तो H कैपिटल O M एंड O. सेपियंस का S छोटा, सेपियन. ओके. ये राइट है क्या? नहीं, अब तक राइट नहीं है. जब तक अंडरलाइन नहीं मारूंगा तब तक वो करेक्ट नहीं है. अब ये साइंटिफिक नेम हुआ. अगर अंडरलाइन नहीं है तो इट इज नॉट अ साइंटिफिक नेम. देन एक और चीज है, अगर किसी ऑथर ने, जैसे ये सारे नाम कार्लोस लीनियस ने दिए हैं, तो हम इसके एंड में उसका नाम लिख सकते हैं. जैसे एंड में आई कैन राइट LINN,
दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर लीनियस. उसके लिए अंडरलाइन करने का, इटैलिक्स में लिखने का जरूरत नहीं है. आई कैन राइट दिस एज LINN, यानी ये नाम लीनियस ने दिया था. क्लियर? Again, this is not compulsory to write LINN, but you can write. It is allowed. Name of the author appears at the specific epithet. That is the end of the biological name. चलो, this session will end here. आप लीव करके फिर से सेम लिंक पे रिजॉइन कर सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे. Yes. Sure. Okay. So it is written in the abbreviated form. मतलब पूरा लीनियस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ LINN लिखेंगे. So suppose tomorrow से रिया ने कुछ डिस्कवर किया, तो उसके सरनेम के इनिशियल्स लिखे जाएंगे. ठीक है, अगर मैंने कुछ डिस्कवर किया तो मेरे सरनेम के इनिशियल्स लिखे जाएंगे वहां पर नेम के एंड में. बट इट इज नॉट कंपलसरी. वो मेन रूल में नीचे देखो, उसको 0.5 की तरह नहीं रखा है, नीचे अलग से लिखा हुआ है. दिस 4 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट अगर आप कोई भी नेम लिख रहे हो या नेम बना रहे हो तो. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name. It is written in the abbreviated form. Abbreviated form यानी short form में. Example, Mangifera indica Lin. देखो Linnaeus के नाम को उन्होंने italics में नहीं लिखा है, which means वो compulsion नहीं है. Linnaeus के नाम को italics में लिखना is not compulsory. Yes, but अगर आपको scientific name लिखना है तो आपको compulsory italics में ही लिखना पड़ेगा. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make it possible. This process is called as classification. क्या होता है classification? What do you mean by classification? Tell me. When you hear the term classification, what is the first thing that comes to your mind? Vansh? Grouping. Grouping, okay, very good. Anything else? How do you group it? Based on Categorize on character. some basis. Okay, based on something, right? On what basis you will categorize? Based upon some things. What will be that character? Okay, let's imagine one more thing here. Imagine pre-COVID times, right? ऐसे maybe 1.5 year, 2 years earlier, आप DMart जा रहे हो, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर जा रहे हो, DMart जा रहे हो, और आप वहां पर जाते हो, सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बैग देने वाले हैं. आप जैसे तैसे करके आपको ट्रॉली मिलता है एंड यू एंटर इनसाइड. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी डीमार्ट के अंदर व्हेन यू एंटर? Powder, some. कॉफी पाउडर. अरे कौन से डीमार्ट में गए हो? Oh, sorry, biscuits वो सब रहता है. बिस्किट रहता है, सबसे पहला हाँ. होता है बिस्किट. कोई भी मॉल का स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले ही बच्चों को खुश करो, पहले ही बिस्किट दे दो वहां पर. सो यू हैव बिस्किट्स, राइट? एंड बिस्किट जैसे ही होगा, बिस्किट के बाजू में यू विल फाइंड सडनली चोकोपाई आ जाएगा, ठीक है, फिर वो वॉफी आ जाएगा, फिर वो स्ट्रॉ वाला जो बिस्किट आता है डेकोरेशन वाला वो आ जाएगा. अब टेक्निकली देखा जाए तो बिस्किट्स में ये तीनों चीजें नहीं आती, बट तो भी रखा है ना उनको. क्यों? व्हाई दे आर केप्ट टुगेदर? बच्चों को अट्रैक्ट करने शायद. बट वहीं फिर तो टॉयज भी रख देते स्टार्टिंग में ही. सोचो सोचो. Because they have the same taste, like similar taste. Okay, not exactly the taste, but they are similar in product value. या they have the same market. मतलब जो कंज्यूमर बिस्किट खरीदेगा वही कंज्यूमर शायद चोकोपाई भी खरीदेगा. Are you getting my point? And both are food related items, right? So उनको साथ में रखा गया है, मतलब they have some kind of similarity. चलो ये शेल्फ में बिस्किट रखा था, उसके ऑपोजिट शेल्फ में आओ, क्या रखा है? बॉर्नविटा है. यस और नो? बॉर्नविटा है. देन वहीं पर आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफी, सारी चीजें मिल जाएगी, सारी बेवरेजेस मिल जाएंगे. यानी ये चीजें भी ब्रेकफास्ट वाली थी, ये चीजें भी ब्रेकफास्ट वाली है. विच मीन्स एक और टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो चीजें रिलेटेड है, जो सेम साथ में कॉम्बाइन करके खाई जाएंगी, उनको साथ में रखा गया है. देन सडनली ये वाले सेक्शन में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वी विल फाइंड ऑयल, विल फाइंड घी, विल फाइंड ऑल द पोहा एंड एवरीथिंग. वो सब हमारे काम का नहीं है. ओके, हम वापस अपने सेक्शन पे जाते हैं. अपना सेक्शन इज बेसिकली वो जहाँ पर वो स्नैक्स मिलते हैं.
ओके लेट्स गो टू दैट सेक्शन एंड मैगी वाला सेक्शन में जाते हैं, मैगी वाले सेक्शन में जाते हैं। चलो मैगी वाले सेक्शन में क्या दिखाई देता है सबसे पहले? ओके यस Normal Maggi ka combo packets and stuff. Maggi के combo packets, yes. Once, yes, your answer was right. Not basically the sugar component, but they have the same consumer, so they are kept together, and they both are edible things. मैगी के आसपास और क्या होगा? yippee वगैरह तो सब चलो सब कुछ मैगी आ गया, बट उसी के बाजू में सॉसेज रखे होंगे, राइट? Sauce, Szechuan and all. यस सॉसेज रखे होंगे, पास्ता रखे होगा. नाउ टेल मी, anywhere Maggi is ready to cook food and sauces are ready to eat. दोनों में डिफरेंस है. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट? रेडी टू ईट मतलब डायरेक्ट खोलो और खा लो डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू कुक और एनीथिंग. वेयरएज रेडी टू कुक इज आपको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, उसको वार्म करना पड़ेगा या थोड़ा सा प्रोसेस करके फिर आप खा सकते हो. बट ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं. जो शायद मैगी लेगा वही शायद केचप्स और सॉसेस भी लेगा. यस और नो? वहीं पर आपको नटेला भी मिल जाएगा. अब नटेला और मैगी दूर दूर तक कॉम्बिनेशन नहीं है, बट फिर भी उनको साथ में रखा गया है. वही शेल्फ के सामने वाले शेल्फ में आपको मिलेगा अचार पापड़. यस और नो? अब अचार पापड़ और मैगी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट अगेन आइदर इट इज रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड. दे आर, यू कैन से, कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस टू योर डिनर और लंच. अचार और पापड़ कभी भी कोई लंच या डिनर का मेन डिश नहीं होगा, है ना? माई पॉइंट इज मॉल में भी जो सिमिलर चीजें हैं उनको साथ में रखा गया है, उनको साथ में कैटेगराइज किया गया है. जो डिफरेंट है उनको एकदम ही डिफरेंट रखा गया है. यस और नो? अब वापस वही लाइन में अगर आगे जाएंगे तो आपको बालाजी, फिर यू विल गेट योर दैट फरसान, नमकीन, लेस, कुरकुरे, वो सारी चीजें मिल जाएगी. दे आर अगेन रेडी टू ईट. यू ओपन इट एंड यू ईट इट. उसके सामने ही आपको हल्दीराम का, फिर वो जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है स्वीट के, उनके छोटे छोटे डब्बे मिल जाएंगे, वो गुलाब जामुन के, रसगुल्ले के, राइट? फिर वो मिल्क मेड मिल जाएगा. द पॉइंट है अब पूरा टिन वाला सेक्शन आ जाएगा. अगेन दैट इज रेडी टू ईट, डायरेक्ट खोलो खा लो. अब मैगी और वो तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी उनको एक ही शेल्फ में रखा गया है बिकॉज दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ कैटेगरी. क्लियर? यस और नो? Yes. चलो एक और सेक्शन पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पे जाते हैं. कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखा होता है मॉल में? मॉल में कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखा होता है? कहाँ पर रखा होता है? यस, Fridge में. फ्रिज में. गलत. फ्रिज में कभी होता ही नहीं. लास्ट वाले सेक्शन में होता है। हाँ फ्रिज के बाहर होता है हमेशा. इट इज ऑलवेज फ्रिज के बाहर. सर, लेकिन fridge- आधे प्रोडक्ट तो अंदर होते हैं ना, छोटे छोटे से मिनी फ्रिज में. मिनी फ्रिज में भी नहीं होता. मोस्टली तो मॉल में फ्रिज में कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा जाएगा. एनी आइडिया क्यों? या कभी नोटिस किया कि फ्रिज में नहीं होता, फ्रिज के आगे रखा होता है या फ्रिज के साइड में रखा होगा? हाँ. क्यों क्यों? एनी आइडिया? Most people like go searching for cold drinks, obviously. To the fridge fridge, के पास. but yes, Yeah. exactly. कोल्ड ड्रिंक है मगर उसको कोल्ड नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज मॉल में स्पेस की कमी है. एक बड़े फ्रिज में, इफ से पूरे वॉल जितना बड़ा फ्रिज है, उसमें आई कैन जस्ट कीप मे बी 50 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, बड़ा बड़ा. बट वहीं पर आई कैन कीप मे बी 500 kgs ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेफिनेटली खराब हो जाएगा. कोल्ड ड्रिंक को मैं फ्रिज में रखूँ या बाहर रखूँ, वो खराब नहीं होगा. इट विल स्टिल रिमेन द सेम. बट अगर पनीर, मिल्क, श्रीखंड, चीज, मशरूम, ये चीजों को बाहर रखा तो ये खराब हो जाएंगी. तो उनको फ्रिज में रखा गया है और कोल्ड ड्रिंक को उसको आगे रखा गया है. तो एज अ कंज्यूमर तुमको लगता है अरे कोल्ड ड्रिंक है, फ्रिज के वहां पर होगा तो ले लेंगे, बट फ्रिज में नहीं रखा है. तो वहां पर उन्होंने कैटेगराइज किया है बेस्ड अपॉन द स्टोरेज कंडीशन. ओके, जो चीज खराब होगा उनको अंदर डाल दो, जो चीज खराब नहीं होगा उनको बाहर रखो, मगर फ्रिज के आसपास ही रखो. उसी के बाजू में बिसाइड कोल्ड ड्रिंक यू विल फाइंड ऑल दैट शरबत, रू अफ़ज़ा मिल जाएगा, ठंडाई मिल जाएगा, एंड ऑल काइंड ऑफ शरबत. अगेन दे आर नॉट रिलेटेड. इसको पूरा बनाना पड़ेगा, आपको मिक्स मिलेगा, उसको मिल्क में या वाटर में डालना पड़ेगा, फिर जाके बनेगा. बट अगेन दोनों ड्रिंकेबल चीजें हैं तो वो साथ में रखी गई है. द बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी एनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज आइदर अ लाइब्रेरी और अ मॉल. ठीक है, डेफिनेटली आप सब मॉल में ज्यादा गए होंगे, इसलिए आई हैव यूज्ड द एग्जाम्पल ऑफ मॉल हियर. एंड सो नाइसली एंड सो ब्यूटिफुली दे हैव कैटेगराइज्ड एवरीथिंग दैट मुझे जो भी चाहिए, अगर मैं रेगुलरली जाता हूँ मुझे पता है कि मुझे कौन से सेक्शन में जाना है, क्या लेना है. ओके, कभी भी रैंडम चीजें नहीं होगी साथ में. और जिनका कुछ कैटेगरी नहीं है उनको साथ में रख दिया जाएगा. जैसे यहाँ पर वो सनग्लासेस रख दिए, सनग्लासेस के पीछे जूते रख दिए.
अभी कोई लॉजिक नहीं है सनग्लासेस और जूतों का, बट उनको कहीं नहीं रखा जा रहा था तो साथ में रख दिया। ओके, पीछे ही सारे टब और मग और वो मॉप मिल जाएगा, मॉप के बाजू में आपको सारे टॉवल्स मिल जाएंगे। ओके, उसी के बाजू में सारे चाय के कप मिल जाएंगे। अब ये सारी चीजें कैटेगराइज नहीं है, इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। अभी क्रॉकरीज में कप के अलावा और कुछ है ही नहीं वहां पर, तो उन्होंने टॉवेल बाजू में रख दिया है। तो वो अनरिलेटेड चीजों को साथ में रखा, रिलेटेड चीजों को साथ में रखा। तो आई कैन से क्लासिफिकेशन इज बेसिकली कैटेगराइजिंग समथिंग बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यस और नो? यस और नो? यस। Yes. लास्ट लेक्चर हमने वंश को स्वीट के शॉप में भेजा था, वहां पर भी बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था। जो चॉकलेट थे उनको बाहर रखा गया था, जो बंगाली स्वीट थी जो शुगर सिरप में थी उनको ज्यादा फ्रिज में रखा गया था, जो मलाई, बर्फी, पेड़ा, लड्डू था उनको थोड़ा अलग रखा गया था। वहां पर भी कैटेगराइजेशन था, वहां पर भी फ्लेवर से लड्डू मतलब सारा लड्डू का सेक्शन, काजू कतली तो 3-4 फ्लेवर की काजू कतली। द पॉइंट इज क्लासिफिकेशन इज एवरीवेयर। राइट नाउ आप जहाँ बैठे हो, आपके आसपास ड्रॉवर होगा, वहां पर भी क्लासिफिकेशन होगा। ओके, आपके खुद के शेल्फ में जहां पर आप अपने क्लोथ्स रखते हो, डेली वेयर, ठीक है, थोड़े से बाहर जाने वाले, ठीक है, स्पेशल ओकेजन वाले, और बर्थडे वाला कपड़ा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चीज ज्यादा यूज होगा वो आप आगे रखोगे। यस और नो? एंड क्लासिफिकेशन हमेशा चेंज होगा क्राइटेरिया के ऊपर। ओके, इमेजिन करो आप कहीं बाहर हो और आपने आपके घर पे सबको बोला कि मेरा जो शेल्फ है बुक का वो आपको सजाना है, वो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरे ही घर का, ठीक है। मैंने घर पे कॉल किया, मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा जो बुक का ड्रॉवर है, बुक का शेल्फ है, वहां पर जो बुक्स है वो आपको अच्छे से सजा के रखनी है, अच्छे से आपको कैटेगराइज करके रखनी है, ठीक है। मॉम ने डिपेंडिंग अपॉन द साइज बुक्स को रख दिया, ठीक है। जो वर्क बुक्स थी उनको पीछे रखा, उसके आगे टेक्स्ट बुक्स रखी और उसके आगे नोटबुक रखी। इस तरह से कैटेगराइजेशन हो गया, ठीक है। सही है, सारे जो साइज में बड़ी बुक थे वो पीछे, उससे छोटी आगे, उससे छोटी सबसे आगे, इस तरह से रख दिया, ठीक है। मैंने सेम चीज मेरे डैड को बोली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे टेबल्स बना दिए, मतलब सारे जो भी प्रिंटेड बुक थे, यानी सारे वर्क बुक्स और टेक्स्ट बुक को एक साथ रख दिया, और जो सारे हैंड रिटन बुक्स थे जिसमें मेरा हैंड राइटिंग है उनको अलग रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी, वो भी गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। मैंने सेम चीज अपने भाई को बोला, मेरे भाई ने सब्जेक्ट वाइज रख दिया, बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, इंग्लिश का अलग, ये भी कैटेगराइजेशन गलत नहीं है, ठीक है। तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन करेक्ट है, बट तीनों सेम नहीं है, तीनों अलग अलग है। क्यों? बिकॉज सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर मैं मॉल में जाऊं तो जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, तीनों जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया था बेस्ड अपॉन कंज्यूमर, ठीक है। चोको पाई और बिस्किट सेम नहीं है, मगर दोनों का कंज्यूमर सेम है, करके दोनों को साथ में रखा गया था। दूसरा, प्रोडक्ट वैल्यू या प्रोडक्ट कैटेगरी, तो मैगी और केचप सेम नहीं है, मगर दोनों रेडी टू कुक या रेडी टू ईट है, तो उनको रख दिया साथ में। तीसरा, कोल्ड ड्रिंक, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज कंडीशन। ये तीनों चीजों के ऊपर हमने मॉल में कैटेगराइज किया था। सिमिलरली हम कुछ एनिमल्स को साथ में रखेंगे, जो सिमिलर एनिमल्स है उनको थोड़ा नजदीक रखेंगे ग्रुप में, और जो एकदम ही डिसिमिलर एनिमल्स है उनको हम दूर दूर रखेंगे। सेम आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। एक टाइप के एलिमेंट्स एक ग्रुप में है, एक ग्रुप से बाजू वाला ग्रुप वाला जो एलिमेंट है वो सिमिलर होगा। अगर मैं यहाँ से 4 एलिमेंट छोड़ के जाऊँ तो एकदम ही डिफरेंट आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो जो चीजें सिमिलर है उनको साथ में रखेंगे, जो चीजें अलग है उनको साथ में रखेंगे, एंड दैट इज हाउ वी क्लासिफाई थिंग्स, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकेंड। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is what we did last time. The example of sweets. What is biodiversity? What is the, or again, in the biodiversity, we have not considered the amount of microorganism. Okay, exact number is still unknown, uncertain. Nomenclature is the art of naming. Okay. Why standardizing naming? As I told you, local names are
very confusing and it is different for different areas. We need to set a standard name for a universal acceptance and for uniform communication so that मैं सोलेनम ट्यूबरसम बोल रहा हूँ तो जो भी साइंटिफिक पर्सन होगा उसको पोटैटो ही आएगा whenever I am communicating with that person. Identification is important. I need to identify it right. पहले ही मैं ऐसे रैंडमली नाम नहीं दे सकता हूँ, मुझे कोई कैरेक्टर देना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं उसको आइडेंटिफाई करके देन आई कैन गिव दैट ऑर्गेनिज्म अ स्पेसिफिक नेम. Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called identification. Okay, कहाँ से वो आया है, क्या चीज है, उसका identification point. Scientists have established process to assign scientific name to each organism. Okay, for plants it is ICBN, for animals it is ICZN, for bacteria it is ICNB. देखो ICBN था, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICNB है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये बुक में नहीं है, प्लीज ऐड कर देना. ओके, और बेटर व्हेन दिस स्लाइड इज ओवर जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ICTV इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑन ऑफ वायरसेस. जो कोविड-19 वाला नाम है वो ये कमिटी ने दिया होगा. देखो हर जगह पर कोड है, सिर्फ ये वाला कमिटी है. ओके, टैक्सोनॉमी इज दी पार्ट जहां पर आप क्लासिफाई करते हो, नाम देते हो और आइडेंटिफाई करते हो. डिड यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? Yes. Then binomial nomenclature, characteristics of binomial nomenclature. What are the characteristics? Classification based upon similarities and dissimilarities. Taxonomy is categorization and systematics. ये terms ना हम समझेंगे अभी. Taxonomy, systematics क्या है exactly. Binomial nomenclature given by Carlos Linnaeus. Each name has two specific components, generic name and specific epithet. देखो दोनों को मैंने italics में लिखा है. ओके, जैसे मैंजिफेरा इंडिको इज फॉर मैंगो, नाजा नाजा किंग कोबरा, राना टिग्रीना फ्रॉग. The name of the scientist can be written as an abbreviation after the scientific name. Biological names are generally in Latin and written in italics. Okay, first word represents genus while the second component represents specific epithet. चलो बताओ मुझे क्या है द करेक्ट नेम ऑफ पोटैटो. ए, बी, सी या डी? ओके, कितने लोगों को सी लग रहा है? ओके, सौम्या, व्हाट्स योर आंसर? A, B and C are same. चेक प्रॉपर्ली. अच्छा, okay, हाँ. B, ऑप्शन डी. ओके, वर्षा? not D. B. डी. वंश? C. सी. रिया? C. देवांशी? Sir, A. ओके, लेट मी टेल यू. मतलब जो मैंने सोचा था वो सब लोग ने अलग अलग आंसर दिया एंड आई वांटेड दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए. आंसर इज सी. व्हाई सी? बिकॉज ओके, लेट मी टेल यू व्हाई. कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है? फॉर ऑप्शन ए इज नॉट रिटन इन इटैलिक्स. इसमें फॉन्ट देखो, नॉर्मल फॉन्ट है, इटैलिक्स नहीं लिखा है, टेढ़ा करके नहीं लिखा है, इसलिए दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी इटैलिक्स में लिखा हुआ है, सेपरेट है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड स्मॉल, यहाँ पर इटैलिक्स में मगर जो ये वर्ड है वो स्मॉल नहीं है, कैपिटल लिखा हुआ है, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. यहाँ पर एवरीथिंग इज राइट. मैंने जानबूझ के लिंक डाला है सो दैट आप कंफ्यूज हो के अरे हाँ यहाँ पर तो साइंटिस्ट का नाम भी आ गया. बट आई टोल्ड यू राइटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नॉट कंपल्सरी. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिखा है वो इटैलिक्स में नहीं लिखा है. दिस सोलेनम ट्यूबरसम इज नॉट रिटन इन इटैलिक्स, इसलिए डी इज नॉट द आंसर. करेक्ट आंसर इज सी. ध्यान से क्वेश्चन देखना है और पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा अच्छे से देखो. ओके, क्लियर? लास्ट टाइम भी मैंने एक ऑप्शन ऐसा दिया था जो था ही नहीं, विच वॉज नॉट एट ऑल द आंसर, और सब फंस गए थे उसमें. सो आई फील वेरी नाइस जब आप रॉन्ग जाते हो. ओके, दैट डज नॉट मीन आई एम अ सैडिस्टिक पर्सन, दैट ओनली मीन्स आई वांट यू गाइज टू मेक मिस्टेक्स एंड देन लर्न. साइकिल चलाते समय गिरोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. ठीक है, तो आंसर इज सोलेनम ट्यूबरसम.
गुड, आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, separately underlined, okay, or printed, it has to be in Latin or italics. First word denoting the genus starts with capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. Example, Mangifera indica. Classification is arranging the bases on similarities and dissimilarities. We easily recognize groups such as plants or animals or dogs or cats or insects. Why do we need to classify them? Imagine a mall or a department store, as I told you. How are things arranged? Why are they arranged in such a way? And what if they were not arranged at all? अच्छा, हमने ये वाले ना 3 पॉइंट्स हमने देखे, ये हमने नहीं देखा. इमेजिन करो अगर मॉल में, डीमार्ट में सारा का सारा सामान अरेंज नहीं होता. इफ इट वाज ऑल अ बिग हीप और पाइल ऑफ स्टफ विच, जहां से आपको 3 चीजें लेनी है. बिस्किट लेना है, ठीक है, बुक्स लेनी है, ठीक है, बिकॉज स्कूल शुरू हो गई है या कॉलेज स्टार्ट हो गए तो बुक लेना है, और आपको केचप लेना है, मैगी लेना है. ये 4 चीजें लेनी है. इमेजिन करो ये पूरे पहाड़ में से आपको सारी चीजें लेनी होती, कितना डिफिकल्ट होता है. हाउ मच डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन इफ यू हैड टू पिक अप दिस 4 थिंग्स फ्रॉम अ हीप ऑफ थिंग्स. ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है चीजों को कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना. सोचो आप पहाड़ में से निकाल रहे हो, आपके हाथ में पेन आ जाता है, ठीक है, और ये पबजी तो है नहीं कि पेन से मार सकते हैं. ओके, यू आर फाइंडिंग समथिंग एंड यू आर फाइंडिंग दैट वो कपड़े सुखाने का स्टैंड है, वैक्यूम क्लीनर मिल रहा है आपको चश्मे मिल रहे हैं, शूज मिल रहे हैं, बिकॉज सारी चीजों को साथ में रखा गया. यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, टू अरेंज थिंग्स, राइट? In malls or departmental stores, the commodities are arranged on the basis of customer of the commodity, similarities of the product, and storage condition. These are the 3 conditions which I told you. ठीक है, बिस्किट वाला एग्जांपल था, मैगी वाला था, और कोल्ड ड्रिंक वाला था. लेट्स से टैक्सोनॉमी क्या होता है. टैक्सोनॉमी इज बेसिकली अ ग्रुप और अ कैटेगरी. कोई भी चीज को ग्रुप करना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. ओके, द वर्ड टैक्सा मीन्स अ ग्रुप, a category or a rank. तीनों चीजें आएगी. टैक्सा means dash, group, category, rank, all of these. Answer is all of these. Clear? On the basis of characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, and this process is called as taxonomy. External and internal structure, cell structure, developmental process, ecological information, ये सारी चीजें टैक्सोनॉमी में होती है. एक्सटर्नली ऑर्गेनिज्म कैसा है, इंटरनली कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसमें टिश्यू डेवलप हुआ है या नहीं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है या नहीं, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, इज द जाइगोट डेवलपिंग इनसाइड द फीमेल और आउटसाइड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, एग लेइंग है या डायरेक्ट बर्थ देता है, ओविपेरस है, विविपेरस है. बहुत सारी चीजों को देखकर हम एक कैटेगरी बनाते हैं. इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी इज इट अ प्रेडेटर, is it a prey, is it a primary consumer or a secondary consumer? All this data is important whenever I am categorizing any kind of organism. Hence characterization, identification, classification and nomenclature, ये सब चीजें आती है टैक्सोनॉमी में. टैक्सोनॉमी में याद रखो निक, nomenclature, identification, classification, characterization. Although classification, characterization similar है, तो आप NIC याद रखो. निक, NIC. Taxonomy is NIC, nomenclature, identification, classification. Is this clear? Yes. Any doubts? हर एक वर्ड का मतलब समझा है यहाँ पर. Can we move forward? Yes. Yes. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. All are the process that are basics to taxonomy, that is NIC. Nomenclature, identification and classification. सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स ना एक थोड़ा सा बड़ा टर्म है. जैसे टैक्सोनॉमी में सिर्फ NIC होगा, सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं. यानी कोई एनिमल का एंसेस्टर क्या होगा, ये एनिमल से रिलेटेड और कौन से एनिमल्स है. जब मैं वो सारी चीजों को ऐड करने लगूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो सिस्टमैटिक्स है. सो बेसिकली सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, टैक्सोनॉमी इज स्लाइटली स्मॉलर कैटेगरी. Okay, it is like
स्वीट्स एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्वीट, जैसे बंगाली स्वीट्स हो गए तो उसमें सारा शुगर सिरप वाला आ गया, तो सिस्टमैटिक्स इज स्वीट्स एंड टैक्सोनॉमी इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्वीट। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी आएगा प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It has relationship between different kinds of organism and their diversities is systematics. Linnaeus used Systema Naturae as the title for his publication. कार्लोस लिनियस ने एक पेपर पब्लिश किया था, वो पेपर का नाम था सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा यानी सिस्टमैटिकली चीजों को अरेंज करना, कैटेगराइज करना, रिलेशनशिप निकालना। ओके, नेचरा यानी नेचर में जो भी वो टाइम पर जो भी ऑर्गेनिज्म थे उसने सबको क्लासिफाई किया था। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. तो यहाँ पर सिस्टमा में सिर्फ डाइवर्सिटीज थी और रिलेशनशिप था। उसी चीज में एनआईसी यानी नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, दैट इज नथिंग बट टैक्सोनॉमी को ऐड किया गया, इसलिए सिस्टमैटिक्स इज अ बिगर टर्म देन टैक्सोनॉमी। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस? Yes. Yes. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. यहाँ पर evolutionary relationship आएगा. Okay, so systematics is, as I told you, taxonomy plus evolutionary relationship. Taxonomy is nothing but NIC. Please इसका भी screenshot ले लो. Done? Let's see taxonomical categories. Classification involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. All category together constitutes the taxonomical hierarchy. हर एक category एक taxonomical hierarchy है, एक taxonomical rank है. Okay. Each category referred to as a unit of classification, in fact represents the rank and commonly called as taxon. तो taxon singular है, taxa plural है, तो हर एक कैटेगरी, हर एक यूनिट को हम टैक्सा कहेंगे या टैक्सॉन कहेंगे। Each rank or a taxon in fact represents a unit of classification. Very very important. What is the unit of classification? Taxon, category, rank, all of this. आपका आंसर अभी भी all of these ही आएगा, because taxon बोलो, rank बोलो, category बोलो, everything is same. Is this clear? Any doubts in systematics, taxonomy, nomenclature, identification? कोई डाउट अब तक? Yes? No, sir, not yet. चलो अब देखते हैं अलग अलग टैक्सॉन या अलग अलग कैटेगरीज क्या है। किंगडम, फाइलम और डिवीजन। ओके, फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ओके, तो ये मेजर कैटेगरीज है 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली इसमें सब कैटेगरीज है, सब किंगडम है, सब फाइलम है, सब क्लास है, ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, सब फैमिली, जीनस, सब स्पीशीज ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये मेजर 7 कैटेगरीज है जो आपको याद रखनी है। देखो ट्रायंगल कैसा, ये उल्टा समोसा है। ओके, उल्टा समोसा एज इन किंगडम इज द लार्जेस्ट, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट। हम सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं और हम सबका स्पीशीज है होमोसेपियन। ओके, हम सबका स्पीशीज है होमोसेपियंस। ठीक है, तो सबसे छोटा कैटेगरी स्पीशीज, उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा डिवीजन या फाइलम। एनिमल होगा तो फाइलम होगा, प्लांट होगा तो डिवीजन होगा, और उससे ऊपर होगा किंगडम। इस तरह से 7 कैटेगरीज है, इसको लाइन से याद रखना है। कैसे याद रखना है उसके लिए हम एक निमोनिक देखेंगे। क्या है वो निमोनिक? लेट्स सी। 2 तरीका है, मैं बड़े से छोटा याद रखता हूँ, आप स्पीशीज, जीनस ऐसे भी याद रख सकते हो, डज नॉट मैटर, इट इज अप टू यू, आप जैसे याद करो। मैं किंगडम, फाइलम ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक निमोनिक बनाया है। ओके, केविन पीटरसन, क्लास ऑफ जेन्युइन स्पेशलिस्ट। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा केविन पीटरसन कौन है, थोड़ा सा पुराना प्लेयर है। केविन पीटरसन वाज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। अगर केविन पीटरसन नहीं याद रखता है तो किरण पोलार्ड याद रखो। ठीक है, so is a class of genuine specialist. Okay, Kevin Peterson is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Okay,
इसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग निमोनिक है, जो मुझे पसंद है वो मैंने यूज किया है। एक और है किंग पीटर, क्लास ऑफ, जनरल सेक्रेटरी, ऐसे अलग अलग होगा, ठीक है। ये दिस इज व्हाट आई लर्न एंड आई रिमेंबर बाय दिस। यू कैन ऑब्वियसली मेक योर ओन। इनफैक्ट जो चीज आप खुद से करते हो वो ज्यादा याद रहती है, ओके इसलिए आई डोंट गिव टू मच ऑफ निमोनिक्स। ये स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो, किंगडम इज द बिगेस्ट, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट। इज दिस क्लियर? एनी Yes, डाउट्स? कूल, आगे बढ़े। चलो देखते हैं स्पीशीज क्या है। ओके, व्हेन विल आई से a substance or an organism is from a species? It is a group of organisms that will have fundamental similarities constitute a species. Organism which can successfully reproduce among themselves. Basically, अगर एक सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, उन सबको हम स्पीशीज कहेंगे। इसलिए मैंने कहा जो सारे डॉग के वैरायटी है, ठीक है, सारे हाइब्रिड डॉग्स के, वो आपस में मेट तो कर ही सकते हैं। कोई एनिमल, जो भी एनिमल आपस में मेट कर सकता है नेचुरली, वो होगा एक स्पीशीज में। इज दिस क्लियर? ये सबका डेफिनेशन ना बड़ा सही है। स्पीशीज मतलब जो आपस में मेट कर पाया वो सेम स्पीशीज, ओके। रिलेटेड स्पीशीज से मिलके जीनस बनेगा, रिलेटेड जीनस से फैमिली बनेगा, रिलेटेड फैमिली से ऑर्डर बनेगा, रिलेटेड ऑर्डर से क्लास बनेगा, रिलेटेड क्लास से फाइलम या किंगडम, सॉरी फाइलम या डिवीजन बनेगा, और रिलेटेड फाइलम और डिवीजन से एक किंगडम बनेगा। सिंपल। तो पहला स्पीशीज याद रखो, फिर वही चीज को आगे आगे कट कॉपी पेस्ट करते रहो, वर्ड चेंज करो। सो इफ आई टेल यू व्हाट डिफाइन फैमिली, तो आप बोलोगे फैमिली के नीचे क्या आता है? जीनस आता है। तो आप लिखोगे अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनिस कंस्टिट्यूट अ फैमिली, और आप एग्जांपल दे दो, हो गया फैमिली का डेफिनेशन। क्लियर? इट इज दिस सिंपल। आगे बढ़े। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीशीज, ट्यूबरसम पोटैटो स्पीशीज। आप जो कैट का फैमिली बोल रहे थे, दैट इज पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो इज लायन, ठीक है, पैंथेरा लियो इज लायन। Then comes genus. Genus comprises of a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. मतलब जो species जिनका अलग अलग species जिनका similar character है, वो सब एक common genus में आएंगे। जैसे suppose lion, tiger, leopard, ठीक है, ये तीनों जो है इनके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ये आपस में मेट नहीं कर सकते, इसलिए ये अलग अलग स्पीशीज है। पैंथेरा लियो इज लायन, ठीक है, फिर पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड, ओके। इन दोनों में सिमिलैरिटीज है, मगर दोनों आपस में मेट नहीं कर सकते, यानी ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, मगर दोनों का जीनस जो है वो सेम है, दैट इज पैंथेरा, ओके। जैसे पटेटो एंड ब्रिंजल का एग्जांपल दिया, पटेटो एंड ब्रिंजल दोनों सोलैनम में आते हैं, ओके। पटेटो ट्यूबरसम है, ब्रिंजल कुछ और होगा, ठीक है। पटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट दिस बिलोंग टू अ सेम जीनस। लायन, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिग्रिस वर सेवरल आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा। ये सारे लोग पैंथेरा में आते हैं। इसमें जैगुआर आता है, फिर वो लिंक्स आता है, फिर पूमा आता है, नॉर्मल कैट आते नहीं, नॉर्मल कैट शायद दूसरे जीनस में है। ये सब लोग वाइल्ड कैट सारे एक ही जीनस के हैं, ओके। सो दोज स्पीशीज व्हिच आर सिमिलर दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू वन जीनस। इज दिस क्लियर? इसका भी Yes, स्क्रीनशॉट ले लो, दिस यू कैन राइट एज इट इज इन योर नोट्स। एज आई टोल्ड यू, अगर आप लेट ज्वाइन हुए थे, आपको 2 नोटबुक्स बनाने हैं, और जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज लिखना नहीं है, आपको शॉर्ट में लिखना है अपने हिसाब से। वी विल गिव यू कि किस तरह से आइडियली नोट्स बनाने हैं, वही नोट्स आपको आपके नोटबुक में लिख के बनाने हैं, ओके। एज अ रेफरेंस वी विल प्रोवाइड यू कि किस तरह से हैंड रिटन नोट्स बनते हैं, और ये नोट्स आपका प्रॉपर्टी होगा, ट्रस्ट मी। ये नोट्स आप बहुत याद करोगे व्हेन द 2 years आर गोइंग टू एंड। ये चीज को आप संभाल के रखोगे, ओके।
बहुत टाइम जाएगा बनाने में, हम बहुत किटकिट करेंगे, आप हमको बहुत सारी गालियां भी दोगे तभी कि क्या है ये, हर हफ्ते हमसे नोट्स मांगने लगते हैं। आप नोट्स दोगे तभी ही आपका टेस्ट आगे बढ़ेगा, तो ही आप अच्छे से टेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम योर बाय योर ओन सेल्फ, आप एक्चुअली एक और बार चैप्टर को रीड कर रहे हो। तो बिफोर इवन गोइंग टू द एग्जाम पार्ट हमने ऑलरेडी 2 बार रीड कर लिया है। यहाँ पर भी आप देखोगे हम टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन पढ़ रहे हैं, साइड बाय साइड आपका रीडिंग हो रहा है, और आप जब नोट्स बनाओगे तब एक और बार आपका रीडिंग हो जाएगा। ओके, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स। सो प्लीज 2 बुक बनाना, अगर आप सोच रहे हो 2 बुक बनाएंगे उससे अच्छा एक ही बुक में मिडिल पार्टीशन कर देते हैं, मत करो, ठीक है। बिकॉज ये दोनों बुक ट्रस्ट में भर जाएगी 11th के एंड तक, 2 क्या 4 बुक भर जाएगी, ठीक है। नोट्स शॉर्ट रखने हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, वहां पर सिर्फ वर्ड्स आने चाहिए। नोट्स ऐसा बनाना है कि वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो मेक श्योर यू मेक द नोट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक, एंड एनी असिस्टेंस यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और आप हमें इमेजेस भेजोगे या पीडीएफ बना के भेजोगे, जो जैसा भी ये चलेगा, बट मेक श्योर यू सेंड इट टू अस बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Yes. Yes, sir. फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जैसे कहा फैमिली उसके ऊपर है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस एक फैमिली में आएंगे, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, मतलब जीनस में ज्यादा कॉमन था, ठीक है, स्पीशीज में एकदम ही स्पेसिफिक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कम होगा। जीनस पैंथेरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस। फेलिस यानी कैट फैमिली, और ये सब लोग आते हैं फेलिडिए फैमिली में। तो फेलिडिए में जीनस फेलिस भी आएगा और जीनस पैंथेरा भी आएगा। पैंथेरा वाइल्ड वाला है और फेलिस डोमेस्टिक कैट्स है, ओके। देन वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, okay, what happened? Okay, yes, order is assemblage of families which exhibit a few similar characters, यानी similar families एक ऑर्डर में होगी। जैसे ऑर्डर कार्निवोरा में फेलिडिया यानी कैट फैमिली भी है, और कैनिडिया, कैनिडिया यानी डॉग फैमिली, कैनाइन जिनके पास कनाइन्स होंगे, कनाइन यानी डॉग फैमिली, दोनों आएगी एक ही ऑर्डर में, दैट ऑर्डर इज कार्निवोरा। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are also included in order Polymonials. Convolvulaceae, Solanaceae ये सब लोग Polymonials नाम की फैमिली में आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स के फैमिली के नाम अलग हैं, एनिमल के फैमिली के नाम अलग है। मैंने ट्राई किया है कि हर एक जगह पर आपको दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल मिले, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप एज इट इज लिख सकते हो। ओके, दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 3 marks, ओके, द एंटायर थिंग, और 1 mark ईच। एक्सप्लेन फैमिली, एक्सप्लेन ऑर्डर, ये 1-1 mark का भी आ सकता है। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास। मैमेलिया इज प्लेस्ड अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। हम लोग कार्निवोरा के साथ है, और हम दोनों कार्निवोरा और मैमेलिया दोनों आते हैं प्राइमेटा में। फिर फाइलम में आते हैं रिलेटेड क्लास, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आते हैं फाइलम में, दैट इज फाइलम वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा। बेस्ड ऑन अ कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हम सब के पास नोटोकॉर्ड है। नर्वस सिस्टम के लिए स्पाइनल कॉर्ड है डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल देखो, याद करो फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स वाला हमने पढ़ा था, डॉर्सल इज बिहाइंड। तो ये पार्ट में जो नर्वस सिस्टम है या स्पाइनल कॉर्ड है वो हॉलो है, और वो ये सबके पास है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, सबके पास एक ही है, नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड। सो वी ऑल कम अंडर वन कैटेगरी, दैट इज कॉर्डेटा। एंड प्लांट्स में हायर कैटेगरी है डिवीजन, एनिमल्स में है फाइलम, ओके। और फिर आता है किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
Okay, so take this screenshot and then we can move forward. Kingdom is the highest category of classification. Example kingdom Plantae और kingdom Animalia. ये दोनों चैप्टर्स है आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दैट यू विल बी लर्निंग. एंड बहुत सारे सब कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन के. ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा और यहीं पर आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाले हो. एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. अगर मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाता हूं, यानी मैं अगर ह्यूमन से एनिमल तक जाता हूं, तो मेरा जो कॉमन कैरेक्टर्स होगा वो कम होता जाएगा. यस और नो? स्पीशीज टू किंगडम कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. लोअर द टैक्सा मोर आर द कॉमन कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स शेयर. अगर मैं नीचे नीचे जाऊं तो अगर मैं फैमिली और जीनस को कंपेयर करता हूं, तो जीनस में कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, फैमिली में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे. अगर मैं फैमिली और फाइलम को कंपेयर करता हूं, फाइलम में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे, फैमिली में कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे. तो जितना टैक्सा लोअर, जितना कैटेगरी लोअर होगा, जितना रैंक लोअर होगा, उतने कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे विद इन द मेंबर्स. इज दिस क्लियर? Yes, sir. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और ये लिख लो, ठीक है? इन माई लैंग्वेज टैटू कर लो ये दो स्टेटमेंट का अपने ब्रेन में, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस है. ओके, देखो, इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, ऑल द डोमेन भी है. डोमेन भी जब हम बात अभी तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, जब सारा खत्म हो जाएगा फिर हम कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी करते हैं, उसमें डोमेन आता है. तो जो नया कैटेगरी है वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है. ओके, उसमें हम डोमेन भी ऐड करते हैं, ये आप सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ोगे. As we go from kingdom to species, the similarity decreases, specificity increases. Important. From species to kingdom, number of common characters decrease. ये भी फोटो खींच लो और लिख लेना नोट्स में प्लीज. चलो, ये रहा. अच्छा, ये नहीं लिया है तो प्लीज फोटो ले लो, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं. आई होप फोटो ले लिया है. Yes, sir. ओके, विच एनिमल इज मोर रिलेटेड टू सैलामेंडर? बताइए मुझे, कौन सा एनिमल है जो सैलामेंडर से ज्यादा रिलेट करता है? आंसर भी बताना और रीजन भी बताना. एंड आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर. प्लीज चैट में मत लिखना, फिर मेरा पीपीटी पे से कंट्रोल चला जाता है. वर्षा, व्हाट विल बी द आंसर? सैलामेंडर पता है ना क्या होता है? सैलामेंडर इज एन एम्फीबियन, बाय द वे, बता दो अगर ना पता हो. इट इज अ हिंट, वो एम्फीबियन है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सापाची मौशी बोलते हैं. आई डोंट नो उसको बाकी लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं. वर्षा, किससे रिलेटेड होगा सैलामेंडर? सॉरी, लीच. 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 ओके, व्हाई लीच? आई गेस इट्स रिलेटेबल, इसीलिए. पता नहीं क्यों, पर लग रहा है. ऐसा लग रहा है, ऐसा लीच लग रहा है कि बहुत टाइम से ए तो आया ही नहीं है. सर ने बी सी भी दे दिया, एक बार डी भी आ गया था, ए ही बचा है, तो अब तो ए ही होगा वो. ठीक है, चलो. सौम्या, No, not earthworm because I know सोचो it सोचो. can be Homo sapiens. Okay, you think Homo sapiens, humans, which means out of these 4 categories, salamander is more closer to human beings. Okay. Vansh, what is your answer? अरे वंश का एक चॉकलेट मिल गया तो आंसर नहीं दोगे अभी? मैं चॉकलेट छीन नहीं लूंगा, डोंट वरी, यू स्टिल हैव दैट. रिया, देवांशी, यस रिया बोलो. D. इलेक्ट्रिक ईल. ओके, देवांशी, व्हाट इज योर आंसर? सर आपने बोला कि वो एम्फीबियन नहीं है, तो होमो सेपियंस या अर्थवर्म में नहीं आएगा. लीच और इलेक्ट्रिक सेल में से लीच लग रहा है. लीच और इलेक्ट्रिक ईल में से लीच लग रहा है आपको, ठीक है.
ओके, लेट मी टेल यू सबके कैटेगरीज। पहला तो लीच आता है प्लैटीहेल्मिन्थिस में। प्लैटीहेल्मिन्थिस इनवर्टिब्रेट, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वो नॉन कॉर्डेट है। ओके, सबसे बड़ा हिंट ये है सैलामेंडर कॉर्डेट में आता है। ठीक है, इन सब में से सिर्फ दो एनिमल है जो कॉर्डेट में आते हैं, होमोसेपियंस और इलेक्ट्रिक ईल। अर्थवर्म नॉन कॉर्डेट, लीच भी नॉन कॉर्डेट, तो ये दोनों उड़ जाएंगे, ए और सी नहीं है। अब बी और डी में से इलेक्ट्रिक ईल आता है कॉन्ड्रोसाइट में से, मतलब वो फिश वाले कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, और एम्फीबियंस, एव्स, बर्ड्स, रेप्टाइल और हाँ ये लोग एक कैटेगरी में आते हैं, फिश अलग कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए आंसर होमोसेपियन होगा, बिकॉज हमारा टैक्सा और सैलामेंडर का टैक्सा मोर क्लोजर है। ओके, इससे ज्यादा रिलेटेबल ये चारों में से होमोसेपियन है, उसके बाद ईल आएगा, उसके बाद अर्थवर्म आएगा, उसके बाद लीच आएगा। तो आंसर इज बी, होमोसेपियंस। क्वाइट स्ट्रेंज, मगर ये जो अवेलेबल आंसर्स है उसमें से हम सबसे ज्यादा क्लोज है सैलामेंडर के। ओके, सो दैट इज हाउ यू विल सी कि वो कौन से टैक्सा कौन से कैटेगरी में आता है। सैलामेंडर एम्फीबियन है, एम्फीबियन आता है मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स के साथ। ओके, तो हम दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, दैट इज टेट्रापोडा इज आवर कैटेगरी। ओके, टेट्रापोडा में एम्फीबियन भी है और मैमल्स भी, इसीलिए ये हमारे से ज्यादा क्लोज है। कूल, ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज ये मैंने ही बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर। बिफोर गोइंग टू टैक्सोनॉमिकल एड्स, हम आते हैं एक बार टेक्स्ट बुक पे। या classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we recognize groups such as plants or animals or dogs and insects. The moment we use any terms, we associated certain characters with the organism in that group. What image do you see when we call a dog? जब मैंने आपको बोला कि डॉग के बारे में सोचो, तो हम सब डेफिनेटली अलग अलग टाइप का डॉग सोचेंगे। ठीक है, मैं गली का कुत्ता सोच रहा हूँ, ठीक है, रिया शायद लैब सोच रही होगी, देवांशी हस्की सोच रही होगी, सौम्या कोई दूसरा कैटेगरी सोच रही होगी, कुछ दूसरा वैरायटी सोच रही होगी। every organism will think different, every human will, not organism, every human will think of different category of dog when I say the term dog. Similarly, अगर मैंने आपको कहा प्लांट, तो आप कोई भी प्लांट सोच सकते हो। ठीक है, सब लोग छोटा छोटा सोचेंगे, मैंने शायद पीपल का प्लांट सोचा होगा, वो भी तो एक टाइप का प्लांट ही है। ठीक है, द पॉइंट इज एवरीबडी विल थिंक डिफरेंट, बिकॉज ये कैटेगरी है। और उसके अंदर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूंगा कि हाँ यू हैव टू थिंक ऑफ अ मैंगो ट्री, तो सबके मन में मैंगो का ट्री आएगा, राइट? सो देयर आर मेनी कैटेगरीज. Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we are able to think of Alsatians, we know that we are of course talking about. Similarly, suppose we are to say mammals, you will of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not or of rice or any plant. Hence, all dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories to use to study organism. तो ये सारी categories है जो हम use करते हैं organisms को study करने के लिए. The scientific term of this categories is taxa. तो ये term जो है उसको हम taxa या rank कहते हैं. Here you must recognize that taxa can indicate categories very different levels. That is, plants is a taxa, wheat is also a taxa, animals, mammals, dogs, ये सारे taxa या category है. But we know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, dogs present different levels of a taxa. तो ये सब अलग अलग level है same taxa के. Okay. Hence, based upon characters of all living organism can be classified into different taxa, and this process is called taxonomy. जब हम animals को categorize करते हैं, उनको अलग अलग rank या category में divide करते हैं based upon their hierarchy, based upon their leveling, उसको हम taxonomy कहते हैं. इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल फॉर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. इज दिस क्लियर? आज हम यहाँ Yes, तक ही sir. करेंगे, डोंट वरी. एंड आई नो योर टाइम इज अब 3:30 तक का टाइम था,
आई जस्ट रिक्वायर 2 more minutes, हम ये वाला पार्ट रीड आउट करके हम आज का लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे घड़ी को मत देखते रहना और मुझे मन में गाली मत देना, मैंने पहले ही परमिशन मांग लिया है, ओके? Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. तो यही 4 चीजें हमने लिखी थी, NICC, NIC या NIC बोलो, ये सब टैक्सोनॉमी का पार्ट है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, हमारे लिए नया नहीं है। ऑल्दो जब हमें नहीं पता था तो भी हम लोगों को नाम देते थे, लोगों को आइडेंटिफाई करते थे, लोगों को जज करके कैटेगराइज करके क्लासिफाई करते थे, ये वैसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, राइट? Human beings have always been interested in knowing more and more about various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification was based on the uses of various organisms. पुराने टाइम पे हम यूजेस के ऊपर रखते थे, इसलिए बचपन में आपने पढ़ा होगा डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जिसको हम पालते नहीं वो सारे वाइल्ड है, बाकी जो भी हम पाल सकते हैं, जो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है वो डोमेस्टिक था। दैट वाज बेस्ड अपॉन आवर यूज, राइट? तो हम क्लासिफिकेशन पुराने जमाने से कर रहे हैं, ये नया टॉपिक नहीं है। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. The branch of study was referred to as systematics, और जहां पर हम taxonomy पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं systematics. The word systematics is derived from a Latin word called systema, जिसका मतलब होता है systematic arrangement of organism. Okay, Linnaeus ने systema nature नाम का टाइटल दिया था अपने पब्लिकेशन के लिए, जहां पर उसने ये सारी चीजों को मेंशन किया था कि किस तरह से कैटेगराइज करना चाहिए। ओके, लेटर ऑन एज अ स्कोप डेवलप, हमने उसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऐड कर दिया। बेसिकली हमने सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी को ऐड कर दिया, इसलिए सिस्टमैटिक्स थोड़ा सा बड़ा टर्म है, टैक्सोनॉमी उसका एक पार्ट है। सो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा, कौन सा एनिमल किससे रिलेटेड है, कौन किसका एंसेस्टर है, ओके, किसका लीनिएज क्या है। उसके अलावा हम NIC पढ़ेंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स? ओके, आज हमने ना ऑल्दो PPT में हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कर दिया है, ओके, तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट, ऑल्दो हम ये वापस करेंगे रीडिंग वाला पार्ट, ओके। सो यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादा है, मैंने PPT में बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए, एक एग्जाम्पल दिया है सबका, यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स और है, दैट विल गो थ्रू, एंड देन ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड देन विल स्टार्ट विद टैक्सोनॉमिकल एड्स, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके, मोस्ट प्रोबेबली, या शायद थोड़ा सा पार्ट बचेगा जो हम उसके बाद कर लेंगे, नॉट एन इशू। द पॉइंट इज मेक श्योर आप नोट्स बनाते रहो, बिकॉज वी डोंट वांट यू नो कि हम अभी पढ़ा दे और फिर आप बोलो कि ठीक है चलो अभी नोट्स नहीं बनाना, एकदम चिल करेंगे, सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यू विल हैव टू डू योर ओन वर्क, ठीक है? डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू, बट आई वांट यू गाइस टू लर्न, ठीक है? सीखना सीखो, एक बार बनाना आ गया ना, ट्रस्ट में उससे बेटर कुछ नहीं होगा। जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा हैंड रिटन नोट्स से, ठीक है, जो हम लोग टक टक करेंगे कि नहीं सबमिट करो, वो जब हो जाएगा और आप बोलोगे हाँ चलो आज हो गया, वो बहुत अच्छी नींद आएगी जब आप खुद से नोट्स बनाओगे। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मेक अ बुक, स्टार्ट राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर और नोट्स बनाओ, शॉर्ट में लिखो, क्या हो सकता है कि आप वो पैराग्राफ को कितना छोटे से छोटा लिख सकते हो, और वही चीज आपको काम आएगी एग्जाम के एक दिन पहले। तो एग्जाम के एक दिन के पहले का तैयारी कर रहे हो आप, ओके, और वो तैयारी थ्रू आउट द ईयर काम आने वाला है। जब जब ये चैप्टर का टेस्ट आएगा तब तक आपको आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स काम आएंगे। I hope this is clear, and Yes. We'll end this lecture here, and we'll meet. I think so Thursday we have a lecture, right? तो हम Thursday मिलेंगे। चलो, bye. Thank you, sir. Thank you.